Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video today we will discuss about introduction of Vedic botany. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक बॉटनी के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आइए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट बॉटनी के बारे में। तो एंशिएंट बॉटनी क्या होता है कि ऐसा समय जिस टाइम में बॉटनी बिल्कुल भी हमारी लाइफ में नहीं था, ठीक है, बॉटनी का नामो निशान हमारी लाइफ में नहीं था। उस टाइम के लोग बॉटनी को बिल्कुल जानते तक नहीं थे। उस टाइम में जो साइंटिस्ट लोग थे वो कहते थे कि जो बॉटनी टर्म है वो किसी अदर कंट्री से, आज भी कहते हैं कि जो बॉटनी टर्म है वो किसी अदर कंट्री से लिया गया है, बट ऐसा नहीं है, वो हमारे इंडिया का ही है। हाँ, पहले के जो साधु महात्मा लोग थे वो प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी नॉलेज हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग जानते थे। और उन्होंने इन सारे वेदों के अंदर, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के अंदर सारी नॉलेज प्लांट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी वो सब इसमें हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो बॉटनी है वो किसी अदर कंट्री का है? तो पहले के जो लोग थे, जैसे वो लोग क्या करते थे, धार्मिक चीज़ों को मानते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो साइंस को नहीं मानते थे, वो धार्मिक चीज़ों को मानते थे। तो जो साधु महात्मा थे वो साइंस को जानते थे, लेकिन लोगों को धर्म पे विश्वास था, इसलिए वो धर्म के ही माध्यम से लोगों को बॉटनी के टर्म्स को समझाते थे। जैसे कि वो कहते थे कि पेड़ों की पूजा करो, तो धर्म के भी यहाँ पे लोग पेड़ों की पूजा करते थे, लेकिन उसका एक साइंटिफिक टर्म है कि हमको क्या मिलता है, हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो जब हम पेड़ों को कट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो वो इस तरह से लोगों को समझाते थे, साइंस के टर्म से भी और धर्म के टर्म से भी, ताकि उन लोगों को धर्म के भी यहाँ पे अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाए और उस पेड़ को ना काटे। और जो पहले के जो लोग थे वो ज़्यादातर कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे। कास्ट सिस्टम इट मीन्स कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वही पढ़ाई कर सकता है, ब्राह्मण के घर के लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए बना था, और लड़ाई या फिर किसी युद्ध में जाना या फिर किसी से लड़ाई करना वो सब क्षत्रिय के अंडर में था, कि हाँ जो क्षत्रिय है वो लड़ाई करेगा, ठीक है। और खेती बाड़ी का काम है, ठीक है, व्यापार का काम है, तो ये सब कौन करेगा? वैश्य लोग करेंगे। और जो शूद्र लोग थे वो साफ सफाई, कहीं से गंदा साफ करना या फिर कुछ भी करना है, साफ सफाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें करनी है वो शूद्र के हित में जाता था कि वो शूद्र लोग करेंगे। तो ऐसे कास्ट सिस्टम पहले के लोग करते थे और धर्म पे बिलीव करते थे, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज उनको नहीं थी। प्री हिस्ट्रिक टाइम क्या है? प्री हिस्ट्रिक एक ऐसा टाइम है जिसमें लोगों को खेती बाड़ी या फिर किसी भी मतलब कपड़ा बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है कि प्री हिस्ट्रिक के अंदर में आती है, कि प्री हिस्ट्रिक टाइम के जो लोग थे वो अच्छी से सारी चीज़ें कर सकते थे। थर्ड इज पोस्ट हिस्ट्रिक बॉटनी। पोस्ट हिस्ट्रिक क्या है? पोस्ट हिस्ट्रिक मतलब कि जो बॉटनी थी या फिर साइंस था, ठीक है, वो पूरी तरह से हमारी लाइफ में एंटर कर चुका था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट साइंस। उस टाइम में जो बॉटनी थी इन द फॉर्म ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वो इन सारे वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं के बिहा पे, इन वेदों के बिहा पे आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं को पढ़ के और एक्सपेरिमेंट्स करके अपना नाम देते हैं कि वो उन्होंने किया है, बट ऐसा नहीं है। वो इन्हीं पुराने जो महात्मा और साधु लोग थे, वो जो लोग खोजबीन करके नॉलेज रखे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ के आजकल के साइंस ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं कोई भी चीज़। ये तो अभी ऊपर ऊपर मैंने बात किया, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी। व्हाट इज वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी? तो जो वैदिक पीरियड था वो मेनली 2500 बीसी से 600 बीसी तक चला था, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ओल्डर देन मॉडर्न ग्रीक एंड अदर लिटरेचर। यह आधुनिक यूनानी और अन्य साहित्य से बहुत ही ज्यादा पुराना है। जो वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी है वो इस टाइम के लिटरेचर से या फिर मॉडर्न ग्रीक वर्ड से, जो आजकल के टाइम से बहुत ही ज़्यादा पुराना है। थर्ड पॉइंट इज द एज व्हेन द क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड एनाटॉमी ऑल अदर नॉलेज रिटन इन द डिफरेंट वेदास। जो कहते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो प्लांट्स के बारे में बिल्कुल जानते नहीं थे, और बॉटनी जो टर्म है वो बाहर से आया है, ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन जो आज हम पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी जो आज हम पढ़ते हैं, एनाटॉमी जिसके बारे में आज पढ़ाई होती है हमारी रियल लाइफ में, उन सब चीज़ों के बारे में पहले भी था, ठीक है, लेकिन हाँ दिक्कत ये थी कि संस्कृत में दी हुई थी सारी चीज़ें, ठीक है, और लोग उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ सकते थे, वो थोड़ा हार्ड था उन लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें इन चारों वेदों के अंदर लिखी हुई थी।
वह युग जब टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण और शारीरिक रचना, विज्ञान, साहित्य, अन्य सभी अलग अलग जो नॉलेजेस थे वो सभी अलग अलग वेदों के अंदर लिखे हुए थे। उसी में से एक प्लांट है सोमा प्लांट, मोस्ट इलोबरेट प्लांट इन वेदास, जिसको सोमा प्लांट के नाम से जानते हैं। वेदों में सोम का पौधा जो है वो सर्वाधिक रूप से विस्तृत पौधा है। मतलब कि जो सोमा प्लांट है वो वेदों के अंदर पूरी तरह से विस्तृत है। मतलब कि वेदों के अंदर सोमा प्लांट के बारे में बहुत ही ज्यादा लिखा गया है। इट इज कॉल्ड वनराज। ठीक है, आजकल के टाइम में हम इसे वनराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन अकर। मतलब कि एक ऐसा वैदिक पीरियड जिसमें क्या सिविलाइजेशन, जैसे लोग थोड़ा बहुत नॉलेजेबल हो रहे थे, थोड़ी बहुत चीज़ों को जान रहे थे, वो टाइम है। इस टाइम को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्रिक टाइम। द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्री हिस्ट्रिक टाइम। मनुष्य और पौधों के बीच जो संबंध था उनकी शुरुआत हो चुकी थी। किस काल में? तो प्रागैतिहासिक काल में मानी जाती है। इस काल में जो लोग थे वो ज्यादातर क्या थे कि अनएजुकेटेड थे और इलिटरेट थे। बट उन्हीं लोगों में जो इंडस वैली के जो पीपल थे वो थोड़े से एडवांस थे। मतलब कि उनको उत्सुकता थी कुछ भी जानने की। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सारी चीज़ों को जानना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, बाकी नॉर्मल पीपल से। आप हिस्ट्री में एक स्टोरी सुने होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें पूरा डीप नॉलेज दिया गया है कि कैसे कैसे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसी भी चीज़ को जाने समझे। ठीक है, पूरी उनकी हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, तो वो तो हिस्ट्री की बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉटनी की। तो जो मतलब बाकी नॉर्मल लोग थे उनसे थोड़े से एडवांस लोग थे इंडस वैली पीपल के लोग, मतलब कि सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, यूज्ड इन लिव इन विलेज, वेयर क्लॉथ्स, कपड़े पहनते थे, कल्टिवेटेड क्रॉप्स, वो क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे, इंक्लूडिंग व्हीट, बर्ले, मेज, डेट, वेजिटेबल। ठीक है, जैसे ये क्या करते थे? क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे। एंड अदर फ्रूट्स, कॉटन्स। ये ऑल्सो क्या करते थे? वर्शिप करते थे, मतलब कि पूजा करते थे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो पहले के महात्मा लोग थे वो बोलते थे कि पेड़ों की पूजा करो। उसी बहाने से जो पेड़ थे वो कटने से बच जाते थे और लोग अपना धर्म भी नहीं तोड़ते थे। ठीक है, वो उनकी पूजा भी करते थे। तो ये क्या है कि एक तरह से इनका काम था कि वर्शिप करना, ट्री की पूजा करना। ग्लेज देयर पॉटरी with the juice of plant and painted them with a large number of plant design। वो क्या करते थे? बर्तनों को डिजाइन करते थे, बर्तनों को बनाते थे और जो प्लांट्स थे उनके जूसेस थे उनको उनके अंदर शाइनिंग लाते थे। मतलब कि वो अपने बर्तनों को चमकाते थे और क्या करते थे? वो पेंट करते थे। मतलब कि जो बर्तन थे उनके ऊपर प्लांट्स को देखते हुए उस बर्तन की डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो गांव में रहते थे, कपड़े पहनते थे, गेहूं, जौ, बाजरा, खजूर, सब्जियां आदि क्या करते थे? कल्टीवेट करते थे। ठीक है, अन्य फल और कपास सहित फसलें उगाते थे, पेड़ों की पूजा करते थे और मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे और उन बर्तनों को पौधों के रस से चमकाते थे और उन पर बड़ी संख्या में पौधों के डिजाइन को चित्रित करते थे। दे ऑल्सो न्यू द कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। वे पौधे और पौधों के उत्पाद के जो व्यावसायिक मूल्य थे इनको भी ये जानते थे अच्छी तरह से। जो इंडस वाले पीपल थे, मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे, वो खेती बाड़ी या फिर किसी भी चीज़ के बर्तन बनाना, सब्जी उगाना, फ्रूट्स उगाना, ठीक है, नॉलेज होने के साथ साथ इन्हें जो पौधे हैं, व्यावसायिक उत्पाद हैं, उनके मूल्य को भी ये जानते थे। There are sufficient indication to show the agriculture, medicine, horticulture developed to a great extent during the Vedic period। यह दिखाने के लिए पर्याप्त संकेत है कि वैदिक काल में जो कृषि, चिकित्सा, बागवानी का काफी हद तक विकास हो चुका था। मतलब थोड़ी बहुत जो साइंस थी वो हमारी लाइफ में एंटर कर चुकी थी। ठीक है, मतलब साइंस आ चुका था, बॉटनी आ चुका था हमारी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है, in the Vedic literature we find a large number of terms used in description of the plant and plant part। जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, जो वैदिक साहित्य है, इसमें पौधे और पौधों के हिस्से, मतलब कि बाहरी विशेषताओं और आंतरिक संरचनाओं दोनों के वर्णन में बड़ी संख्या में वर्णन किए गए हैं। ठीक है, दोनों के बारे में, जो कि एक्सटर्नली हम देख सकते हैं। जो ये प्लांट है इसके एक्सटर्नली फॉर्म में देखें तो ये एक लीफ दिखाई दे रहा है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, स्टेम है एंड रूट है। ये इसका क्या है कि जो ऊपर एरिया है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम और नीचे बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली हम देख रहे हैं, बट इंटरनली हम बात करें तो इसमें कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, पित्त होता है, एंडोस्पर्म होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है और जाइलम होता है।
ठीक है, एपिडर्मिस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इंटरनली प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वैदिक साहित्य में दिया हुआ था। और डेफिनेट अटेम्प्ट्स and classification of the plant evidences that used to manure rotation of the crops and practiced for the improvement of fertility of the soil and nourishment of the plant। पौधों के वर्गीकरण का एक निश्चित प्रयास और सबूत है कि मिट्टी की उर्वरता क्या हुआ था, सुधार हुआ था। पौधों के पोषण और खाद का उपयोग और फसलों के चक्रीकरण का अभ्यास किया गया था। मतलब जो सिंधु घाटी के लोग थे, वैदिक साहित्य में सब कुछ दिया हुआ है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या कि उनके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ था कि मतलब पौधों के पोषण के बारे में, मिट्टी की उर्वरता के बारे में, खाद का उपयोग, फसलों का चक्रीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में, नरिशमेंट ऑफ द प्लांट, यूज ऑफ मैन्योर्स, रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इवन ऋग्वेद मेंशन दैट द वैदिक इंडियंस हैज सम नॉलेज अबाउट द फूड मैन्युफैक्चर। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर ये भी मेंशन है कि जो फूड मैन्युफैक्चर है वो वैदिक इंडियंस उसको भी जान चुके थे। ठीक है, एक्शन ऑफ लाइट को भी जान चुके थे, ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी जान चुके थे इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसे अपना भोजन स्टोर करके रखता है, जैसे कि आलू हो गया, मूली हो गया, ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि जड़ के अंदर अपने भोजन को क्या करती है, स्टोर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले के वेदों में लिखी हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बॉटनी जो है वो बाहर का किसी अदर कंट्री का टर्म आया है इंडिया में। ठीक है, एक्शन ऑफ लाइट जो आजकल हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, प्लांट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है वो क्या था कि पहले के ज़माने में एक्शन ऑफ लाइट के फॉर्म में पहले से, अब मुझे नहीं पता कि आजकल के ज़माने में बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस है, बट उस टाइम क्या बोला जाता था ये कोई आइडिया नहीं था। बट हाँ, नॉलेज थी कि हाँ एक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक कि ऋग्वेद में यह भी उल्लेखित किया गया है कि जो वैदिक भारतीयों का जो भोजन निर्माण है, प्रक्रिया का प्रकाश की क्रिया है और पौधों के शरीर में ऊर्जा के भंडारण के बारे में भी कुछ ज्ञान था। ठीक है, तो ये सब क्या है कि प्रूफ किया गया कि वैदिक साहित्य में सारी चीज़ें बॉटनी के बारे में या फिर साइंस के बारे में कह सकते हैं पहले से थी हमारे इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि पोस्ट वैदिक पीरियड इट मीन्स कि जो बॉटनी था वो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका था और जो इंडिपेंडेंट साइंस है हमारी लाइफ में एंटर कर चुका था। इन द पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर देयर इज एनफ एविडेंस टू शो द बॉटनी विल बी डेवलप्ड। ठीक है, पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर में बॉटनी जो था वो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका था एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जो बॉटनी थी वह पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड हो चुकी थी। ऑन विच वॉज बेस्ड द साइंस ऑफ मेडिसिन, जो कि किस पे बेस्ड है, साइंस ऑफ मेडिसिन जो है आजकल जो हम पढ़ते हैं साइंस ऑफ मेडिसिन, वो पहले से ही चरक और सुश्रुत संहिता नाम की बुक में दी हुई है। ठीक है, मेडिसिन के बारे में सब कुछ जो मतलब कि प्लांट्स कौन कौन, जैसे नीम का प्लांट हो गया उससे दवा बनती है, तो ये सारी चीज़ें किस में दी हुई थी, चरक और सुश्रुत नाम के वेद के अंदर, बुक के अंदर सारी चीज़ें दी हुई थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस में दिया हुआ था, तो कृषि पराशरा नाम की बुक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई थी। और बोरी हॉर्टिकल्चर जो है वो इलस्ट्रेटेड इन द उपावना विनोदा एज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, मतलब कि हॉर्टिकल्चर के बारे में उपावना विनोदा नाम की बुक में दिया हुआ है, जिसको हम ब्रांच ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। दिस साइंस वॉज नोन एज वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी मेडिसिन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें जो स्टडी कर रहे हैं इसको बोलते थे पहले के लोग वृक्ष आयुर्वेदा के नाम से जानते थे। वॉज कंपेल्ड बाई पराशरा। ठीक है, पराशरा इसको क्या किया था, कंपेल्ड किया था कि मतलब जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं हम इनको हम वृक्ष आयुर्वेदा के अंदर रखेंगे। उत्तर वैदिक भारतीय साहित्य में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि वनस्पति विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, मतलब कि पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर में ये सारी चीज़ें एक तरह से बॉटनी पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो चुका था और जो विज्ञान था हमारी लाइफ में एंटर कर चुका था, जिस पर चिकित्सा, मतलब कि जैसे कि ये चिकित्सा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चिकित्सा विज्ञान, ये चरक और सुश्रुता नाम की बुक में दी हुई थी। कृषि से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी वो कृषि पराशरा में दी हुई थी और विज्ञान पर ये आधारित था। अरबोरी बागवानी जो था उपवन विनोद के नाम से जो बुक थी उसमें सारी चीज़ें दी हुई थी और इसको वनस्पति विज्ञान का एक शाखा भी कहते हैं, ब्रांच ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। इस विज्ञान को वृक्षायुर्वेदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पराशर ने भी संकलित किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट इन वेदास, मतलब वेदों में जो प्लांट्स दिए हुए थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। मतलब कि एक तो मैंने बात कर ही लिया था कि जो सोमा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन है उसका वेदों के अंदर, लेकिन अदर जो प्लांट है उनके बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इलोबरेट प्लांट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन द ऋग्वेद एंड लेटर संहिता इज द सोमा प्लांट। ठीक है, मतलब कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्णन जो है सोमा प्लांट का किया गया है। ठीक है, संहिता के अंदर भी सोमा प्लांट का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद के अंदर भी। वैदिक इंडियंस हेल्ड सोमा एज अ लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम वनराज के नाम से जानते हैं। जो वैदिक इंडियंस थे वो क्या करते थे कि उसके अंदर सोमा प्लांट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, जिसको आजकल के टाइम में हम वनराज के नाम से जानते हैं। द बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ द सोमा प्लांट, ठीक है, हाउएवर हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड टिल टुडे। ठीक है, हालांकि सोमा प्लांट है वो जो बोटानिकल आइडेंटिटी है वो आज तक नहीं हो पाया है कि कैसे वो सोमा प्लांट है, बट कुछ जो साइंटिस्ट थे वो कुछ प्लांट्स को सोमा प्लांट मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये फुल्ली आइडेंटिफाइड नहीं है कि वो वाकई में सोमा प्लांट है कि नहीं है। द प्रोबेबल कैंडिडेट्स आर इफेड्रा, एज ये एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, सर्कोस्टेमा ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, एंड मशरूम जिसको हम फंगस के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो प्लांट है इनको साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये सोमा प्लांट एज अ बिहेवियर वर्क करते हैं, बट हाँ ये फुल्ली प्रूव्ड नहीं है कि वाकई में ये सोमा प्लांट है कि नहीं है। सबसे प्रसिद्ध पौधा जिसका ऋग्वेद और बाद के संहिताओं में बार बार उल्लेख मिलता है वह है सोमा पौधा। ठीक है, या फिर सोम पौधा। वैदिक भारतीय सोम को जंगल का स्वामी मतलब वनराज कहते हैं। हालांकि सोम पौधे की वनस्पति पहचान आज तक तय नहीं हो पाई है कि आखिर में जो प्लांट्स हैं वो कौन है सोमा प्लांट। ठीक है, संभावित उम्मीदवार इफेड्रा जिसको एक जिम्नोस्पर्म है, सार्कोस्टेमा फूल वाला पौधा और मशरूम एक कवक है। ठीक है, ये तीनों ही जो साइंटिस्ट लोग थे उनको मतलब बोला जा रहा है कि ये सोमा प्लांट है, बट हाँ ये फुल्ली आइडेंटिफाइड नहीं है कि श्योर नहीं है कि वाकई में ये सोमा प्लांट है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंड मोस्ट मेंशन प्लांट वॉज पीपल एंड अश्वत्था। फर्स्ट प्लांट हो गया सोमा प्लांट, लेकिन जो सेकेंड प्लांट है वो है पीपल और अश्वत्था। ठीक है, इनके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा वेदों के अंदर क्या विस्तृत वर्णन किया गया है। अश्वत्था को हम साइंटिफिक नेम से जानते हैं फाइकस रिलीजियोसा के नाम से। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द ऋग्वेद रिफर्स टू द यूटेंसिल्स एंड मेड ऑफ द वुड ऑफ अश्वत्था ट्रीज। वैदिक काल के दौरान दूसरा जो सबसे अधिक उल्लेखित पौधा है वह पीपल और अश्वत्था का है, जिसको हम फीकल रिलीजियोसा के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में अश्वत्था जो है उसके वृक्ष की जो लकड़ी से क्या करते थे, बर्तन को बनाते थे। ठीक है, और उनके बने बर्तनों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बाकी जो है प्लांट से रिलेटेड जितनी भी जो एंशिएंट प्लांट्स थे, प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है या फिर एनाटॉमी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।